हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सतीश रस्तोगी और फिजिक्स लेक्चरर। मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन पढ़ने के पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमें जान लेनी चाहिए जो हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन में डील की हुई है उन फिजिकल क्वांटिटी से। उस फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एस है मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं इसको रोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, रोटेशन मोशन पढ़ूंगा, तो ये एस मेरा हो जाएगा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। v के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, v है मेरा लीनियर वेलोसिटी, और इधर लिखा तो ये हो जाएगा ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। कुछ चीजें मैं एनालॉजी बताऊंगा, फिर हम लोग चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। तो a है मेरा एक्सेलरेशन, ये हो गया मेरा अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पे फोर्स को मैंने बोल दिया टॉर्क। p दैट इज एंगुलर मोमेंटम, p क्या होता है लीनियर मोमेंटम। m है मास ऑफ बॉडी, और यहां पे वो रोल प्ले करेगा I को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जिस तरह हम लोग ने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ के रखा हुआ है, सेम चीजों को हम लोग को रोटेशन में पढ़ना है। बट रोटेशन में पढ़ते समय सिर्फ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को चेंज करना है। जैसे मैंने s को चेंज कर दिया, v को चेंज कर दिया, a भी चेंज किया, f भी चेंज किया, p भी चेंज किया, और m भी चेंज किया। ना तो क्वेश्चन आता है सर ये सारे टर्म्स हम लोग फिजिक्स में रोटेशनल के मोशन में कैसा पढ़ेंगे। तो मेरा टर्म होता है कि अगर सपोज कंसिडर करो, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं तो बॉडी को पुश करने के लिए हम लोग एनर्जी लगाते हैं, और एनर्जी डिपेंड होती है उस बॉडी के मास के ऊपर। बोले सर ये कैसे हुआ, तो E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे मैंने लिख दिया छोटा सा कैलकुलेट, E इक्वल टू लिखा मैंने हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसी तरह अगर मैं बोलूं कि सर मुझे बॉडी को ट्रांसलेट नहीं कराना, मुझे बॉडी को क्या कराना है, रोटेट कराना है। सो अगर मुझे बॉडी को रोटेट कराना है तो बॉडी के रोटेशन के लिए जो मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। अगर मैं बोलता हूं कि एक बॉडी है which is made up of n number of molecules, n number of particles, और हर एक पार्टिकल का मैंने देखो डिस्टेंस ले लिया है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से आप बॉडी को क्या करते हो, रोटेट कराते हो ना। जहां से आप बॉडी को रोटेट करा रहे हो, ये मेरी लाइन कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने कुछ पार्टिकल्स ले लिए m1, m2, m3 और mn। ये सारे पार्टिकल का डिस्टेंस मैंने रखा है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r1, r2, r3 एंड rn। ना तो क्वेश्चन क्या आता है कि सर आप बॉडी को क्या करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो ना। जब मैं बॉडी को रोटेट कराऊंगा तो मैं बोलूंगा सर जो मेरी टोटल एनर्जी होगी रोटेटिंग बॉडी की, वो रोटेटिंग बॉडी की जो टोटल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 कहां तक आएगा, En तक आएगा। Now, जब मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, तो मैं यहां पे लिखूंगा सर काइनेटिक एनर्जी। पहले पार्टिकल क्या होगा, तो मैं बोलूंगा पहला पार्टिकल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, तो मैं बोलूंगा हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लगा दिया, यहां पे कर दिया मैंने हाफ mn vn स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सर मैं जो हाफ m1 v1 r स्क्वायर लिख रहा हूं प्लस हाफ m2 v2 r स्क्वायर लिख रहा हूं, प्लस डॉट डॉट कर दिया मैंने हाफ mn vn r स्क्वायर का। अब v क्या है सर, v है मेरी लीनियर वेलोसिटी, v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा। सो अगर मैं r ओमेगा लिखने जाऊं तो मैं लिखूंगा हाफ m1 v1 की जगह पे लिख दिया r1 ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन आता है सर आपने r1 लिखा ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा, तो मैं बोलूंगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल रोटेट होगा, सर्कुलेट होगा, सेम एंगुलर वेलोसिटी से पूरा बॉडी भी रोटेट होगा। क्वेश्चन आ जाता है कैसे सर, तो बोलो सपोज कंसीडर करो ये बॉडी मेरी, अगर मैं बोलता ये बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी और मैं इसको ऐसा घुमा दिया, तो जितना एंगुलर वेलोसिटी इस बॉडी को मिला, सेम एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल को मिला रहेगा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। नाउ यहां पे देख लो, हाफ यहां पे लिखा m2, ये हो गया मेरा r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या किया हाफ mn, यहां पे रख दिया rn ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, सर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हाफ
मैंने यहां पे लिख लिया m1 r1 स्क्वायर, यहां पे लिख दिया मैंने m2 r2 स्क्वायर, और प्लस यहां पे कर दिया मैंने mn rn स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद ले लिया मैंने ओमेगा स्क्वायर को ना। ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन, जिस तरह ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी मास के ऊपर, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। जैसे कि अगर मैं 200 बॉडी ले लो, 500 kg का बॉडी ले लो, और मैंने अगर आपको बोला कि धक्का दो, तो मैं ये बोलूंगा सर 500 kg वाले बॉडी को धक्का देने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि सर जिस बॉडी का मास ज्यादा उस बॉडी की एनर्जी भी ज्यादा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मुझे बॉडी को क्या कराना है, रोटेट कराना है, तो जब मैं बॉडी को रोटेट कराने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसपे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड करेगा। क्या मैं बॉडी को कहां से भी घुमाऊंगा तो मुझे सेम एनर्जी लगेगी? मैं बोलूंगा ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप बोलेंगे सर कैसा होगा? फिर मैं बोलूंगा जिस तरह ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी मास के ऊपर, उसी तरह रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी ये पूरे फैक्टर के ऊपर। तो बोले ओके सर, मतलब अगर ये वाला फैक्टर मेरा ज्यादा हुआ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, और अगर ये वाला फैक्टर मेरा कम हुआ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी कम हुई। तो इस फैक्टर को बोलते क्या? इस फैक्टर को हमने नाम दे दिया हाफ, इसका नाम दे दिया आई ओमेगा स्क्वायर। नाउ सर आई है क्या? आई का ही नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ई इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। मतलब ये हुआ that kinetic energy of a rotating body now depends upon moment of inertia of that body, which means अगर आपका moment of inertia ज्यादा हुआ तो बॉडी को रोटेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा। और अगर मेरा moment of inertia कम हुआ तो ऑब्वियस है मुझे उससे रोटेट कराने में भी एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मैंने कहा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ दोस्तों तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। कुछ फैक्टर ऐसे भी आते हैं कि सर जो आप बोल रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा? क्या इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाना कम करना क्या ये किसी के ऊपर डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियस है डिपेंड करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि सर वो डिपेंडेंसी है क्या? तो अब मैं दिखाता हूं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते कैसे। तो यहां पे अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने गया तो मैं निकालता हूं, अब हेडिंग डाल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो अब यहां पे हम लोग लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते किससे करोगे आप लोग डिनोट? आई से। परफेक्ट ना। जो आई का फॉर्मूला आया था वो आई का फॉर्मूला था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 किया मैंने कहां तक लेकर आ गया? mn rn स्क्वायर तक। तो अच्छा मैं इसको बहुत बेसिक टर्म में बोलूं तो बोलूंगा सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू समेशन ऑफ, यहां पे मैं लिख दिया एम आई आर आई स्क्वायर। आई कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। कहां पे रख दोगे? एन पे। ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी कैलकुलेट करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां पे अगर मैं बोलूं बेसिक चीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत ऐसा यूनिट क्या होगा? तो मैं बोलूंगा सर किलोग्राम का मास हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, सॉरी डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अच्छा अभी इसका डायमेंशंस पे भी फोकस कर लेते हैं। डायमेंशंस के ऊपर मैं फोकस करने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा सर किलोग्राम का जो डायमेंशन है, बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूं मैं, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुकी है इसको। ये मास का m1 हो गया, यहां पे डिस्टेंस का L2 और ये 0 हो गया। ये है मेरा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन।
ना क्वेश्चन आता था कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज जिस पे वो डिपेंड करेगा वो मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिखूंगा। डिपेंड के लिए मैं बोलूंगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ दैट बॉडी। बॉडी का शेप कैसा है, बॉडी का साइज कैसा है, ये पहली बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर डिपेंड करता है। सेकंड चीज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करना चाहिए किसके ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। नाउ सर एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ मतलब आप बॉडी को कहां से घुमा रहे हो, मतलब मैं ये बोल सकता हूं डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ना तो क्वेश्चन आता है सर इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा। अगर मैं एक बोलूं कि सर मेरे पास एक ये बॉडी है यहां पे, सो अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे रोटेट करना है तो मैं रोटेट इसको यहां से भी कर सकता हूं, मैं उसको यहां से भी रोटेट कर सकता हूं, मैं इसे यहां से भी रोटेट कर सकता हूं। मतलब हुआ क्या कि सर मैं अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ओरिएंटेशन को बार बार क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। एंड डेफिनेटली अगर आप पोजीशन को चेंज करोगे, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करोगे, सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अफेक्ट होगा, और उसकी वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। मतलब ये होगा कि सर अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किए जा रहा हूं बार बार, मतलब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा हो रहा है बार बार, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज्यादा हो रहा है बार बार मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा होगी बार बार। चलो ठीक है, ये दो पॉइंट के एग्जांपल्स मैं दूंगा, फिलहाल थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। ये डिपेंड किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब कि मास कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जो पार्टिकल का मास है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है। फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जहां से आप बॉडी को घुमा रहे हो वहां से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर है। अगर वो डिस्टेंस मेरा ज्यादा होगा, दैट इज अगर मेरा आर ज्यादा होगा तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो दोस्तों क्या ज्यादा होगा, उस पे लगने वाली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू रिमेंबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म। तो इस चैप्टर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मल बॉडी के लिए भी पढ़ेंगे, और जो टिपिकल बॉडीज होती है जो आपके एग्जाम्स में जेईई मेंस में और एडवांस या फिर नीट के क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है फॉर रेगुलर टाइप ऑफ बॉडी के ऊपर, उसके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले, और डेफिनेटली इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशनल पार्ट हम लोग एक बार देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हम लोगों ने बोला था शेप एंड साइज, एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हुआ। तो आप ये बोलना चाहते हो कि सर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ता है तो बढ़ेगा कैसे, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरी एक बॉडी है जो बॉडी में हम रोटेट कर रहा हूं, अगर मैं उस बॉडी को ऐसा रोटेट करूं तो होगा क्या सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, बॉडी ऐसा रोटेट तो मतलब पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। सो आर मेरा कम है कि ज्यादा है, आर डेफिनेटली कम है। किसके कंपेरिजन, मैं बॉडी को ओपन करता हूं। So, अगर मैं आर्म्स को ओपन कर दिया तो होगा क्या सर, अगेन मैं रोटेट हो रहा हूं। अगेन रोटेट होने के लिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। बस ये काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस देखो आप, ये डिस्टेंस मेरा आर हो गया, आर बढ़ गया। अगर आर बढ़ा तो डेफिनेटली एक चीज बढ़ेगी, वो क्या बढ़ेगी, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हुआ ये कि जिस तरह मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, ऑब्वियस और डिस्टेंस किसका होना चाहिए, मास का। कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सेकंड एग्जांपल में देता हूं, अगर आपको थोड़ा फील होता है तो डेफिनेटली आप फील करना। अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास दो तरह के फैन है, एक सीलिंग फैन है, एक एग्जॉस्ट फैन है, मैं ये बोलता हूं कि सर दोनों को मैं एक साथ स्टार्ट करता हूं, तो अगर आप सोचो एक साथ मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा सीलिंग फैन कंपेयर टू एग्जॉस्ट फैन क्या होगा, लेट स्टार्ट होगा। लेट स्टार्ट हुआ मतलब सर उस पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। एग्जॉस्ट फैन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा मतलब उस पर काइनेटिक एनर्जी कम लगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, उसको रोटेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी कम लगी मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था। इसको स्टार्ट करने में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगी सीलिंग फैन को, तो सीलिंग फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब सेकंड पार्ट,
सर जिसको स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगी उसको स्टॉप करने में, मैं कहा स्टॉप करने में भी एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मतलब ये हुआ जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको स्टार्ट करने में भी एनर्जी ज्यादा लगेगी और स्टॉप करने में भी एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। और जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ उसको स्टार्ट करने में एनर्जी कम लगेगी और तो और उसको स्टॉप करने में भी एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। या फिर मैं नॉर्मल सा बोल सकता हूं सर हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, एंड द लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। बात ही क्लियर हो रही है आप लोगों को। चलो अब इसके ऊपर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा और डिटेल में सीखना, मैं यहां रब करके मैं दूसरा चीज एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। देखो यहां से अगर मैं बोलता हूं कि सर मेरे लिए एक एग्जांपल ले लो, मैंने एग्जांपल ले लिया, ये मेरा नॉर्मल सा शेप, दो शेप वाले बॉडी है, इक्वल शेप वाले बॉडी, इक्वल डायमेंशन वाले बॉडी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये वाला पार्ट हॉलो है और ये वाला पार्ट क्या है, थोड़ा सा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। और ध्यान से देखना होगा क्या, जब मैं बॉडी को रोटेट कराऊंगा तो रोटेट कराएंगे मेरे पास क्या होना चाहिए, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। अब डिसाइड करो कहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं बोलता हूं सर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, तो सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझे यहां का भी मिल गया। चलो भाई सेंटर से मैंने पास कर दिया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये भी मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ना इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया IH बिकॉज हॉलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया मैंने IS, दैट इज सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंडीशन क्या दिया मैंने कि दोनों बॉडी इक्वल शेप एंड साइज के हैं, डायमेंशन इक्वली, सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, ये हॉलो पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, सॉलिड। ना अब बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ज्यादा किसका होगा? अगर ये हॉलो है तो इसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो कहां पे होगा, सिर्फ पेरीफेरी पर होगा, पेरीमीटर पे होगा। और इसका जो मास है देखो यहां पे चारों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये क्या करेगा, मास को यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है। मैंने कहा क्या कि इस सॉलिड वाले पार्ट में जो मेरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो काफी दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली ज्यादा होने वाला, क्योंकि आर बढ़ गया मेरा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर IS छोटा है कंपेयर टू IH। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल में फोकस करते हैं। अगर मैंने इस तरह का बॉडी ना लेके एक नॉर्मल सी बॉडी कंसिडर कर ली, मैंने बोल दिया कि सर ये मेरा रॉड शेप का एक बॉडी है जिसका लेंथ मैंने क्या रखा हुआ है, L रखा हुआ है, ठीक है ना। इस बॉडी को मैं दो अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर वहां से आने वाला है। ऑब्वियस मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, फिर भी आप लोग बताना मुझे क्या है ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक जहां से मैं सेंटर से घुमा रहा हूं और एक मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है, ठीक है। अब ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहला मैं फोकस करता हूं ये वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसको मैंने दे दिया I1, इसको मैंने दे दिया क्या, I2। अब I1 में क्या होगा, अगर मैं I1 पे सिर्फ टारगेट करूं तो मेरा मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भाई यहां तक ही है, जैसे कि ये से यहां तक का डिस्टेंस पूरा L है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर, L/2 होगा। क्या बात है, ये L/2 और ये भी कितना होगा, L/2। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कितना, L/2 का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां तक होगा, L/2 तक ही होगा। जब मैं इस पे टारगेट करूं तो मेरे को सर डिस्ट्रीब्यूशन मास कितना हो गया, L हो गया। क्या बढ़ा, मेरा R बढ़ गया, मतलब मेरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी ज्यादा, मतलब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया कंपेयर टू I1।
बातें क्लियर हो रही है किस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग अलग वे में डील कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोगों को कॉपी करने में बहुत आसानी होगी। तब तक मैं देख लेता हूं दूसरे तरह के एग्जांपल्स में। मैं एग्जांपल्स में अभी ऐसा करता हूं कि ये तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू था, अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन सिर्फ थियोरेटिकल कैसे होगा, चलो थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे बोलते सर अगर मेरे पास एक रो एग है एंड एक मेरे पास क्या है, बॉइल्ड एग है। बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत जब कोई भी चैप्टर रोटेशन से स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ ही जाता है रो एग और बॉइल्ड एग का। अगर मैं रो एग और बॉइल्ड एग लूं और दोनों को एक ही सरफेस पे घुमाना चालू कराओ, कंडीशंस में सेम दूंगा, शेप और साइज दोनों का सेम रख दो, कुछ टेंशन नहीं है। बट अगर मैं दोनों को घुमाना चालू करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी घुमाने के लिए? तो अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी घुमाने के लिए? इसका मतलब कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको घुमाने के लिए भी ज्यादा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मास ज्यादा होगा। तो अब जब मैं हॉलो वाले दैट इज रो एग को, मतलब हॉलो एग मतलब जिसको आप अंदर यॉक वाला पार्ट होगा, जब आप उसको घुमाओगे तो जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो जाएगा उसके पेरीफेरी पर। जैसे ही वो उसके पेरीफेरी पर जाएगा, रोटेट तो आप सेंटर से करवा रहे हो, तो जब आप पेरीफेरी पे जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फैल गया। बट ये पार्ट बॉइल्ड वाले में नहीं दिखाई देता। बॉइल्ड वाले पार्ट में क्या होगा, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो सॉइल्ड हो जाएगा, सॉलिड वाला पार्ट हो जाएगा। जो लिक्विड वाला पार्ट तो कैसा हो गया, सॉलिड में हो गया। अब सॉलिड हो गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं मतलब सर रो एग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो ज्यादा हो गया किसके कंपेयर में, बॉइल्ड एग के। चलो अभी ये तो समझ में आ गया कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता कैसे, कम कैसे होता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब पे डिपेंड नहीं करता। ये चीजें याद रखना, धीरे धीरे मैं आगे बताता जाऊंगा एक एक करके। हर एक वीडियो में एक नई चीज आपको बताता जाऊंगा कैसे हम लोग यूज करना है। अच्छा फिलहाल मैं ये बोलो, चलो यहां तो हो गया। अब इसी को अगर मैं बोलूं सर मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 2 kg ले लिया, m2 3 kg ले लिया। इसका डिस्टेंस रखा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन 1 मीटर का, दूसरे वाले का रखा 2 मीटर का। आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। बहुत सिंपल बेसिक लेवल पे जा रहा हूं, ये मत सोचना सर ये तो आता है हम लोगों को। बेसिक जा रहा हूं, धीरे धीरे लेवल भी स्टार्ट करूंगा, आराम से आगे तक जाएंगे, कोई टेंशन नहीं हम लोगों को। लो लेवल से हाई लेवल जाएंगे, लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट हाई लेवल दे दिया तो आप डर ना जाओ चैप्टर को लेकर, इसलिए मैं लो लेवल से स्टार्ट करूं। किसी ने जो पहली बार देख रहा है वीडियो, पहली बार रोटेशन पढ़ रहा है, उसके लिए भी टेंशन है, जो बार बार पढ़ता रहेगा। गाइस ज्यादा मत होना, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे, डिफिकल्ट भी दूंगा, आप लोग के लिए भी ट्राई करना। आप लोग भी ट्राई करके बताना मुझे यहाँ पे क्या होगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, m1r1² प्लस m2r2², बिकॉज दो ही मास है हमारे पास। यहां पे क्या होगा, m1 की वैल्यू क्या होगी 2, r1 कितना होगा सर 1 का स्क्वायर, प्लस m2 कितना होगा 3, r2 का स्क्वायर 2²। चलो i इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू 1 2 हुआ, प्लस 3 इंटू 4, i इक्वल्स टू कितना 2 प्लस 12 कितना होगा, i इक्वल्स टू 14 kg मीटर स्क्वायर। ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काफी सिंपल था, वो कैलकुलेशन भी काफी नंबर मैंने सिंपल दिए हुए हैं, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में, समझने में। चलो क्वेश्चन को थोड़ा और प्रोसीड करते हुए चलते, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलता क्वेश्चन को लेकर में। नेक्स्ट लेवल पे कैसा, अगर मैं बोलूं कि सर मेरे पास एक बॉडी है। अच्छा वो बॉडी का मैं शेप दे देता हूं आप लोगों को, स्क्वायर बोल देता, कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना उसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, ठीक है। मैं बोलता हूं सर 4 वर्टेक्स है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया और ये क्या हो गया M4 हो गया। अच्छा मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए क्वेश्चन को मैं ये बोलता हूं कि हर एक बॉडी का जो वर्टेक्स का जो मास है वो 1 kg रखा, तो M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3 इक्वल्स टू M4 इक्वल्स टू 1 kg। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते, हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे,
प्रोसीड कैसे करते, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये सबका डिस्टेंस 1 1 1 1 1 है। मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई यहां पर है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से मैं बॉडी को घुमा रहा हूं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। चलो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ क्या, मैं बोलता हूं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एडी क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, m1 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ है क्या, कुछ नहीं सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठा हुआ है। तो r1 की वैल्यू कितना है 0, तो 1 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है, m2 भी मेरा 1 ही है। r2 कितना, r2 तो ये था सर m2 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस m3 किधर भाई, इधर है m3, r3 किधर, r3 का डिस्टेंस मतलब m3 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन 1 का स्क्वायर प्लस m4 तो अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो ये m4, ये 0 का स्क्वायर। अच्छा ये आया 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ गया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 80। नहीं तो उम्मीद रखता हूं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक लेवल आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली जो लेवल होगा क्वेश्चन का रिलेटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को करने के लिए डेफिनेटली ये वीडियो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपने कमेंट्स दीजिए। आपको लगता है कि कुछ इसमें सुधार करने जैसी चीजें हैं सर, थोड़ा फास्ट, थोड़ा वीडियो छोटा होना चाहिए, प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए। मैं अपना समझ के आप लोग के कमेंट्स को फॉलो करूंगा, रिप्लाई दूंगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।